आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन। नाम बड़ा लंबा है, उसको भी स्पष्ट कर देंगे। देखिए क्या है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। मानव पर्यावरण हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, अध्याय 7 में उसका अध्ययन किया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, कि किस तरीके से मानव पर्यावरण में विश्व में भांति भांति के लोग, अलग अलग विविधता को लिए हुए लोग निवास करते हैं। ये आप देख रहे हैं, अलग अलग विविधता के लोग निवास करते हैं और उनके अंतर्गत ही हम कुछ विशेष स्थितियों में, विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों की चर्चा करेंगे। अध्याय 8 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग, और अध्याय 9 में भी इससे संबंधित कुछ ऐसी ही विशेष बातों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। पाठ की शुरुआत में हमने चर्चा की, यहाँ हम अन्योन्य क्रिया कि किस तरीके से एक दूसरे से निर्भर हैं विभिन्न समुदाय के लोग। आप ये देख रहे हैं, भांति भांति के संस्कृतियां हैं, पहनावा है, रंग रूप है, बोलियां हैं, पोशाकें हैं, इसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये अंतर वास्तविक रूप से है क्यों? इसका कारण है जलवायु, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके की जलवायु पाई जाती है। और जलवायु किस तरीके से मानव पर्यावरण को प्रभावित करती है, गत अध्यायों में अगर आपने वीडियो गौर से सुने होंगे, देखे हैं उनको, तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। इसी चीज़ के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन को। देखिए दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, ये मानचित्र आप देख रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है। आप जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप जो विश्व के लिए हमने अध्ययन किया था कि वहाँ ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ हैं, वो विश्व के या कह सकते हैं पृथ्वी के फेफड़े हैं। तो वो फेफड़े कौन सी जगह हैं? बिल्कुल सही, वह नाम है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन क्षेत्र। देखिए ये दक्षिणी अमेरिका और इसी का ये बड़ा नक्शा आपको प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, और विशेष रूप से आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, जिसको अक्षांश विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इससे 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो ये जो क्षेत्र स्थित है, ये क्षेत्र, ये क्या है? विशेष रूप से अमेजन बेसिन है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं, नोट कीजिएगा अमेजन बेसिन में जीवन, किस तरीके का जीवन है, कैसे लोग रहते हैं, जीव जंतु क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, वनस्पतियां क्या हैं, पहनावा क्या है, खान पान क्या है, दैनिक जीवन में क्या क्रियाएं करते हैं, बारी बारी से उनके बारे में बात करेंगे। पहले नोट कीजिए, सबसे पहले हम स्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जैसा कि पाठ की शुरुआत में लिखा था, उष्ण कटिबंधीय है और एक उपोष्ण क्षेत्र है। आज हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता क्या है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र होता है। हमने बात की थी पहले भी। ये देखिए, ये पृथ्वी में आप ये देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और इसी के साथ 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो भाग है बीच का, ये भाग आपका क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। क्लियर? अगला पॉइंट, भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, के 10 डिग्री उत्तर, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा, ये भूमध्य रेखा है आपकी, इसके
10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में। तो आप ये देख रहे हैं क्या नाम है इस प्रदेश का? इस प्रदेश का नाम लिखा है अमेजन बेसिन। विशेष रूप से अगर देश की बात करें तो कौन सा देश है? ब्राजील। देश का नाम क्या है? ब्राजील है, और ब्राजील में स्थित है अमेजन बेसिन। आगे देखते हैं। मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अगला, अमेजन नदी, ये आप देख रहे हैं नीले रंग से जो प्रदर्शित की गई है, ये जो इसकी वितरिकाएं दिखाई गई हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमने पहले भी बात की है कि अमेजन जो नदी है उसका मुहाना यानी कि उसका बेसिन, बेसिन का मतलब ही हिंदी में क्या होता है? मुहाना होता है। कितने बड़े क्षेत्र में उसका बहाव आता है, कहाँ तक उसके प्रभाव पहुँचता है, वो उसका बेसिन कहलाता है। और ये विश्व में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट वॉल्यूम के बेसिस में देखें, आयतन की दृष्टि से देखें तो अमेजन नदी विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है और ये आयतन की दृष्टि से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। किसका? अमेजन बेसिन का। आगे देखते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जैसा हमने देखा, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है और वहां अपना जल गिरा देती है। देखिए, पूर्व में अपना जल कहां? अंध महासागर। ये आप देख रहे हैं, ये अंध महासागर है जिसको अटलांटिक ओशन कहते हैं, जहां ये अपना जल गिराती है। देखिए, पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचाती है। तो ये पूर्व हो गया, और पूर्व के अंदर ये क्या है? अंध महासागर। अंध महासागर में अपना जल क्या करती है? गिरा देती है, जिसको अटलांटिक ओशन भी कहा गया है। ये वाला भाग, इस भाग में गिराती है। आगे देखते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जो बेसिन की बात कर रहे हैं वही बात है यहाँ पर। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, कहां कहां तक जाता है? ब्राजील से तो है, पर ब्राजील के अन्य भागों में भी जाता है, क्योंकि बड़ा, सर्वाधिक बड़ा इसका बहाव क्षेत्र है। तो कहां है? पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। मानचित्र में देखते हैं। पेरू, ये आप देखेंगे, पेरू हो गया यहां पर, कोलंबिया हो गया, ठीक है, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो इसके बहाव क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं। बोलिविया हो गया। ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं जहां इसका बहाव क्षेत्र जाता है। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू और बोलिविया, यही चीज हमने यहां देखी। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला। वेनेजुएला और देख लेते हैं, ये वेनेजुएला। तो यहां तक इसका बहाव क्षेत्र जा रहा है। आगे देखते हैं यहां की जलवायु कैसी है, क्योंकि जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी भी क्षेत्र को हम कैसे उसको विभाजित करेंगे, क्या उष्ण कटिबंधीय कहेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय कहेंगे, शीतोष्ण कहेंगे या शीत कटिबंध कहेंगे, तो जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है। विशेष रूप से ये जो प्रदेश हम पढ़ रहे हैं अमेजन बेसिन, ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में है। हमने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले मध्य वाले भाग में है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, यानी कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला भाग। तो ऐसे भाग की हमने चर्चा की थी। मौसम व जलवायु पढ़ा, उसके बाद हमने वनों की जब चर्चा की थी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की चर्चा की थी, उसमें हमने बात की थी कि वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है कि वर्ष पर्यंत वहां वर्षा होती है, और वर्षा का कारण क्या है? सवनीय प्रकार की वर्षा है, जो हर रोज दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य होती है। देखते हैं, तो यही यहाँ का मुख्य कारण है। इतने घने वन होने का कारण है, गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र रहता है। क्योंकि विषुवत रेखा के पास है, तो दिन और रात की अवधि भी करीब करीब क्या होती है? वहाँ पर समान होती है।
12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। मैंने आपको बताया ये विशेष बात है यहाँ की कि हर रोज दोपहर 2 से 4 बजे के मध्य वर्षा होती है, जिसे आफ्टरनून शावर्स कहा जाता है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की। ये भी एक खास बात है। दिन का तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च होती है। क्लियर। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यानी कि एक विशेष बात यहाँ देखने को मिलती है, आर्द्रता, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वर्षा हो रही है, वर्षा के साथ साथ तापमान भी है। ये इसका प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं, यहाँ जो वन पाए जाते हैं उन्हें सदाबहार वर्षा वन कहते हैं, जिसकी बात हम गत वीडियो में भी कर चुके हैं, उसमें भी हमने की थी। यहाँ इसको और बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। बहुत डेंस, बहुत घने वन होते हैं। इतने घने होते हैं, हमने बात की थी कि एक दूसरे के होड़ मची रहती है सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, और ये एक छतरी बना देते हैं, एक कैनोपी बना देते हैं। हमने बात की थी एक छतरी की आकृति, एक कैनोपी बना देते हैं, इसकी बात की थी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है छत सी बन जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये सघन घने वन है, और किस तरीके से एक छत बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? छत बना देते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से क्या बन जाती है? एक छत बन जाती है ऊपर, और प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ मची रहती है। विशेष रूप से बहुत सारी वनस्पतियां, हमने बात की थी 60 मीटर तक के भी पेड़ पाए जाते हैं। रोजवुड है, इसके अंतर्गत पढ़ा था, महोगनी पढ़ा था हमने, आयरन वुड पढ़ा था, ऐसे पेड़ पढ़े थे। सूर्य के प्रकाश को धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ये एक खास बात है, इसीलिए तो होड़ मची रहती है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। तो साथ के साथ जो विशाल वृक्ष होते हैं वो तो उनकी लंबाई तो बढ़ जाती है, पर उसके नीचे इतनी सघन वनस्पति पैदा हो जाती है जो छाया में पनपने की आदत बन जाती है, अनुकूलन उसका वैसा ही हो जाता है। और इसके अंतर्गत कई सारे लताएं होती हैं, सरीसृप होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर विकसित होती हैं। किसके अंतर्गत? वनों के अंतर्गत। आगे देखते हैं, परजीवी पौधे, विशेष रूप से परजीवी पौधे हैं। यहां पर आर्किड या ऑर्चाइड भी कहते हैं, या ब्रोमेलाइड कहते हैं, ये यहाँ पर विशेष रूप से है, जिसको चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया। ये आर्चिड और ब्रोमेलाइड की विशेषता दिखाई गई है। इनकी खास बात क्या है ब्रोमेलाइड की, कि एक विशेष प्रकार का पौधा होता है ब्रोमेलाइड, जो आपकी पुस्तक में भी लिखा है। क्या आप जानते हैं के अंतर्गत बताया गया है? क्या खास बात है? जो अपनी पत्तियों में जल को क्या करता है? संचित रखता है, और मेंढक जैसे प्राणी इस जल में पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ये खास बात है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और उसमें पॉकेट्स बन जाते हैं जहां जल संरक्षित रहता है, और मेंढक उसमें क्या करता है? अपने अंडे देता है ना। खास बात। आगे देखते हैं, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता पाई जाती है। मतलब बहुत सारी वनस्पति है, तो वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वनों की सघनता है। क्या देखने को मिलता है? टूकन है, गुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षीथ वाले पक्षी हैं, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। क्या विशेषता बताई है टूकन की? ये टूकन है, ये देखिए कितना रंगीन है, और साथ के साथ इसकी जो चोंच है वो देखिए, उसकी बनावट विशेष रूप से कितनी लंबी चोंच है। ऐसी चोंच का बड़ा पक्षी भारत में नहीं देखा जाता है। हाँ, वुड पिकर होता है जो
लकड़ी को काटता है, ठीक है, लकड़ी को कुतरने का काम करता है, वो देखा। उसकी चोंच भी बहुत तीक्ष्ण होती है जो कि लकड़ी को काटता है। आगे देखिए, प्राणियों में चर्चा कर रहे हैं बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर की। ये है टैपीर, एक विशेष प्रकार का प्राणी है, एक जानवर है। टैपीर उसका नाम है। क्या खाता है वो? बंदर को खाता है। स्लोथ, ये स्लोथ है, ये स्लोथ है, आप देख रहे हैं ये स्लोथ है, बंदर के जैसा ही होता है। और इसको कौन खाता है? टैपीर। ये एक विशेष जानवर है, टैपीर इसको कहते हैं। सूअर के जैसा ही लग रहा है पर सूअर नहीं है, देखिए। और ये यहाँ के जंगलों में सांप भी पाए जाते हैं। हमने गत वीडियो में भी चर्चा की थी कि एनाकोंडा नाम का जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो भी अमेजन के जंगलों में ही पाया जाता है, जो अपनी श्वास से मगरमच्छ को भी खींच लेता है ना। बड़े रोचक बात। आगे देखते हैं, वर्षावनों के निवासी। अब यहाँ पर जीव जंतु हैं, अलग अलग पादप हैं, वनस्पतियां हैं, तो इनके साथ साथ मानव ने भी अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है। प्रकृति से ही अपने भरण पोषण को किस तरीके से करता है वो इसके अंतर्गत देखते हैं। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। ये यहाँ की खास बात है। फसल उगाने के लिए क्या करते हैं? वनों को काट देते हैं, जिसको क्या कहा गया है? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। अंग्रेजी में इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, बर्न एग्रीकल्चर। इसकी भी हमने बात की थी, जो कि एक प्रकार से प्रकृति के लिए नुकसान है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक खेती नहीं करते हैं। 3-4 साल तक उर्वरक क्षमता बनी रहती है, तो फिर नए खेतों की तलाश में निकल जाते हैं। आदिवासी लोग हैं, तो ये एक प्रकार से, जैसे भारत में मैंने चर्चा की थी झूम की, दीपा की, मिल्पा की, पेंडा की, इस तरीके की कृषियां हैं, भारत में भी होती हैं, आदिम क्षेत्रों में की जाती हैं। तो उसी तरीके की खेती यहाँ के निवासी भी करते हैं। और क्या करते हैं? इस प्रकार की खेती करके, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के अंतर्गत आती है, और कुछ समय तक फसल उगाते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मैनियोक है। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो मैनियोक लेते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये आहार का नाम बताया है मैनियोक। इसको आप खास तौर से अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे, जिसे कसावा भी कहते हैं। मैनियोक इनका आहार है, और जिसे कसावा भी कहते हैं। और कैसे होता है? जैसे आलू पैदा होता है जमीन के अंदर, उसी के भांति क्या पैदा होता है? मैनियोक, या जिसे कसावा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है, ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का दिखाया गया है। किस तरीके से जंगलों को काटा जाता है और फिर जला दिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ के पुरुष शिकार पे जाते हैं तथा नदी में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं? वे फसलों का ध्यान रखती हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। हमने अभी पढ़ा था मैनियोक, कसावा, तो ये टेपियोका है, शकरकंद है, ये सब एक जैसी ही प्रजातियां हैं। ये देखिए, ये टेपियोक है, लग रहा है शकरकंदी की तरह। आपने शकरकंदी खाई है, लाल रंग की होती है, आलू के जैसा ही, जिसे शुगर बीट कहा जाता है, तो वैसा ही है। और ये अनानास है, आप ये देखेंगे, ये अनानास है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? पाइन एप्पल। ये पाइन एप्पल है। ये देखिए, इस तरीके से वृक्षों पर लगते हैं, ये अनानास है। और ये क्या है? टेपियोका, टेपियोका, ये टेपियोका है, ठीक है कैसा? शकरकंदी के जैसा ही है, मतलब आलू की तरह ही टेस्ट में होता है। आगे देखते हैं,
यहाँ पर चींटियां हैं, चींटियों की रानी अंडकोशों को भी खाते हैं। मतलब ये देखिए कि प्रकृति के साथ ऐसे जुड़ाव है इनका कि हम तुलना कर सकते हैं आदि मानव अवस्था से, कि आज भी ऐसी आदिम अवस्था में रहते हैं जैसे अंडमान निकोबार में जरावा जाति के लोग रहते हैं। तो प्रकृति से जो कुछ भी इनको मिलता है उसी का ये भक्षण करते हैं। विशेष रूप से थोड़ा बदलाव हुआ है तो उसमें देखेंगे काफ़ी है, मक्का है, कोका है, जैसी ये क्या नकदी फसलों को भी उगाते हैं। अब समय के साथ बदलाव हो रहा है तो ये जीवन यापन करने के साथ साथ कुछ नकदी फसल जिससे पैसा प्राप्त किया जा सकता है, जिनको बेचकर पैसा मिलता है, कुछ तो भरण पोषण के लिए उगाते हैं, जैसे मैनियोका देखा हमने, शकरकंदी देखा, टेपियोका देखा, जिसको तो खुद भोजन के रूप में लेते हैं। परंतु कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे इनको पैसा प्राप्त हो सके बाजार से, तो उन्हें नकदी फसल कहते हैं। उसके अंतर्गत कॉफी है, मक्का है और कोका उगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है कोका। कोका जो कि पीस कर चाय बनाने के, विशेष रूप से कॉफी बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये मक्का है, ये मक्के की खेती तो आप लोगों ने देखी है और ये मक्के की ही एक प्रजाति है। मक्के को यहाँ पर क्या कहते हैं? कॉर्न कहते हैं, मेज नहीं कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। आगे देखते हैं, निवास स्थानों की चर्चा करेंगे। अब इनके निवास स्थान पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रभाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रदेश कैसा है, ये भारी वर्षा वाला प्रदेश है, नदियां रहती हैं, वनस्पतियां खूब देखने को मिलती हैं, जीव जंतु खूब हैं, सरीसृप खूब हैं, सांप वगैरह देखने को मिलती हैं। तो अब अपने आप को प्रकृति में ये देखेंगे तो इनके निवास स्थान भी कुछ अलग ही तरीके के होंगे। देखते हैं, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। तो इनके जंगलात से जो लकड़ी मिलती है, क्योंकि रॉ मटेरियल मकान उसी से तैयार किए जाएंगे जैसा कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में लकड़ियों के मकान बनते हैं, इसी तरीके से आप मैदानी इलाकों में जाएंगे वहाँ ईंट गारे से, ईंट पत्थर से मकान बनते हैं। पर्वतों में जाएंगे वहाँ पत्थर सुलभ हो जाता है तो पत्थर से मकान बनते हैं। तो ये एक मानव का इंटरेक्शन, जुड़ाव है कि प्रकृति से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा एक नदी क्षेत्र है और किस तरीके से उसने सरकंडों, बांस वगैरह को और लकड़ियों को इस्तेमाल में लेकर, और ये आप देख रहे हैं ढालू छतों का निर्माण किया है, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है और आसानी से बाढ़ से भी बचाव कर सके, जीव जंतुओं से भी बचाव कर सके। तो इस तरीके के इनके निवास स्थान होते हैं। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। आप ये देखिए, छप्पर की तरह है, ये आप देख रहे हैं, ये कैसी है? मलोका, और विशेष रूप से छप्पर के आकार के बताए हैं। और धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं नवीन संस्कृति का समावेश हो गया है, आधुनिकता आ गई है, उसके परिणाम स्वरूप अब अपार्टमेंट बन गए हैं, टूरिज्म डेवलप हो गया, पर्यटन विकसित हो गया है। तो आप ये देखिए, उसका इस चित्र के माध्यम से आपको प्रदर्शित किया गया है, मलोका जो अपार्टमेंट के रूप में जाने जाते हैं। और ये छतें आपने देखी किस तरीके से ढालू प्रकार की भी हैं। आगे देखते हैं, अमेजन बेसिन में आधुनिकता का प्रभाव, क्योंकि विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जहां आधुनिकता ने अपने पैर ना पसार दिए हों। तो उसी के अंतर्गत अमेजन बेसिन में भी उसकी एक छाप देखने को मिलती है। नजर डालते हैं, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है आधुनिकता के प्रभाव से। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय होता था, क्योंकि वनों तक पहुंचने तो नदियों के माध्यम से ही जाया करते थे और कोई साधन नहीं होते थे। पर अब बदलाव हुए। 1970 के दशक में अगर आप देखें तो 70 में ट्रांस अमेजन महामार्ग का निर्माण हुआ और वर्षावनों के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये वर्षावन पूरे दिखाए गए अमेजन के वन, अमेजन वन जो हैं ये आप देख रहे हैं। और किस तरीके से ये है ट्रांस अमेजन महामार्ग, आप ये देख रहे हैं किस तरीके से दुर्गम क्षेत्रों पर भी मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या बना लिए हैं। ट्रांस मतलब जो आर पार लंबे जाते हैं। हमने चर्चा की थी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की चर्चा की थी,
जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक 9,288 किलोमीटर की भी हमने बात की थी। तो ट्रांस मतलब जो लंबे भागों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसी के अंदर ट्रांस अमेजन महामार्ग का ये दृश्य दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जंगलात हैं, नदियां हैं, नाले हैं और जीव जंतुओं का भी भय रहता है। तो ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का, तीव्रगामी साधनों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। पौराणिक तरीके से हमने देखा कृतनैन दहन कृषि है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है, कुछ समय तक खेती की जाती है, फिर वहां से छोड़कर निकाल कर चले जाते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहलाती है, आज आधुनिकता के कारण मानव ने उसको भी नहीं छोड़ा है, तहस नहस कर दिया है। आप ये देख रहे हैं, ये एक अंतर नजर आ रहा है हमें। ये भाग आप देखिए, यहां पर क्या हो गया है, कटाव हो गया है, ठीक है। वनों का क्या हो गया है, वनों का दोहन हो गया है। और ये जो एक बदलाव देख रहे हैं, यही तो आधुनिकता का एक नुकसान भी देखने को मिल रहा है। उसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। ये आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। ये एक, अब ये वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं, और ये पूर्व की स्थिति है। पहले की स्थिति देखिए कितने घने जंगल थे, और वर्तमान में ये देखिए किस तरीके से बंजर भूमियों में बदलता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन के वर्षावन का बड़ा भाग क्या होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। आप इस चित्र से देख पा रहे हैं किस तरीके से अमेजन के जंगलों का धीरे धीरे कटाव बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी का ऊपरी परत जो है वो बह जाती है, सघन वन क्या होते जा रहे हैं, बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये वही अमेजन के जंगल हैं जिन्हें पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है, जो अपनी सघनता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पर आज वर्तमान स्थिति में देखिए किस स्थिति में पहुंच गए हैं ये, यानी कि ये क्या हो गए हैं, बंजर भूमि में बदलाव हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति प्रेमी भी होना आवश्यक है, और इनका संरक्षण करना भी हमारा पूर्ण दायित्व है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।